जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट में आपके पास दो टैक्स रेजिम अवेलेबल होती है, एक है ओल्ड टैक्स रेजिम, दूसरी है न्यू टैक्स रेजिम। अब ओल्ड टैक्स रेजिम जहाँ पे आपकी टैक्स रेट जो है वो हायर होती है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि मिल जाती है। वहीं न्यू टैक्स रेजिम जो कि आपकी बजट 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, अब यहाँ पे आपकी जो टैक्स रेट होती है वो लोअर होती है इन कंपेरिजन टू ओल्ड टैक्स रेजिम, लेकिन यहाँ पे आपको सर्टेन एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो ही प्रोवाइड की जाती है। तो अब कोई भी पर्सन है जिसके द्वारा अगर कोई इनकम अर्न की जाती है तो उस इनकम पे टैक्स की बात जो है वो जरूर की जाती है। तो अब ये टैक्स जो है वो आप कैसे बचा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी कौन कौन सी टॉप डिडक्शन है जिनका यूज करके आप अपना टैक्स जो है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में काफी सारे पर्सन होते हैं जिनके द्वारा एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि उनको इनकम टैक्स एक्ट में इसकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि यदि आपके द्वारा किए जाते हैं तो उसकी आप इनकम टैक्स में डिडक्शन लेके आपका टैक्स जो है वो कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन लिस्ट। व्हाट आर टैक्स डिडक्शन? तो अब ये जो टैक्स डिडक्शन है वो क्या होता है, तो मान लो अगर कोई भी पर्सन है जिसके द्वारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं या किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जब उसके द्वारा अपनी रिटर्न फाइल की जाती है तो उस रिटर्न में उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती है, उस इनकम में उसके जो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस जो है वो कम कर दिए जाते हैं, और जो रिमेनिंग इनकम होती है उसी पे ही उसको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये डिडक्शन जो है वो इंडिविजुअल को क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो जैसा कि हमको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम कई सारी स्कीम्स है जो कि लेके आई जाती है या कई सारी पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस की जाती है। तो अब कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके द्वारा इस पॉलिसी है या फिर मान लो कोई भी स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट तभी किया जाता है जब उनको उस स्कीम से किसी तरह का बेनिफिट हो। तो यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा जो भी खर्चे इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी इनकम टैक्स एक्ट में उनको डिडक्शन दे दी जाती है, ताकि उनको अपनी इनकम पे टैक्स का कम पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़े। तो ये मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट का डिडक्शन अलाउ करने का। तो वैसे देखा जाए तो आपके इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो टॉप पॉपुलर एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है सेक्शन 80C। अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर है या एचयूएफ है जिसके द्वारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या नेशनल पेंशन स्कीम में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, सुकन्या समृद्धि योजना में, एलआईसी में ट्यूशन फीस, या फिर मान लो उन्होंने कोई होम लोन ले रखा है और उसके प्रिंसिपल अमाउंट का अगर कोई रीपेमेंट किया जाता है, तो इन सब में अगर उनके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहां पे मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर या एचयूएफ जो है वो सेक्शन 80C में क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 80C में जो 1,50,000 रुपए की आपको जो डिडक्शंस की लिमिट होती है, उस लिमिट में आपके दूसरे सेक्शंस में जो आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो भी इस लिमिट में इंक्लूड होते हैं। तो सेक्शन 80CCC इन्वेस्टमेंट मेड इनटू एन्युटी और रिटायरमेंट प्लान। तो यदि आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किसी एन्युटी में या रिटायरमेंट प्लान में किया जाता है तो वहां पे भी आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1,50,000 रुपए की है। नेक्स्ट है 80CCD1, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल टू देयर एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना अकाउंट। अब मान लो अगर किसी एम्प्लॉयर उसके द्वारा सेल्फ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस में या अटल योजना में किया जाता है, तो उस केस में अगर वो सैलरी एम्प्लॉयड है तो वो मैक्सिमम कितनी रिडक्शन ले सकता है, बेसिक पे और डीए का 10%। और यदि वो नॉन सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में वो टोटल इनकम का 20% मैक्सिमम डिडक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCE, ओवरऑल डिडक्शन लिमिट फॉर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम 1,50,000 रुपए की जो लिमिट है उसमें यदि आपके द्वारा सेक्शन 80C में, 80CCC में और 80CCD1 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो आपके 1,50,000 रुपए की जो लिमिट है उसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD1B, एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसके द्वारा जो एनपीएस में एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसकी 50,000 रुपए की वो एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। तो कुल मिला के जो असेसी है वो 1,50,000 रुपए और 50,000 रुपए, टोटल 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है।
नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना अकाउंट ऑफ देयर एम्प्लॉय। अब मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे एनपीएस में या अटल पेंशन योजना में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो मैक्सिमम कितनी डिडक्शन है जो कि वो क्लेम कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में सैलरी प्लस डीए का 14% और वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि प्राइवेट सेक्टर का कोई एम्प्लॉय है तो सैलरी प्लस डीए का मैक्सिमम 10% डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80D मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है उसके द्वारा खुद के ऊपर या फिर उसके स्पाउस के ऊपर कोई भी मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई एक्सपेंसेस किया जाता है तो उस केस में ऐसे खर्चे जो होते हैं वो 25,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर तक सेक्शन 80D में अलाउबल होते हैं। और यही कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ये खर्चे 50,000 रुपए तक अलाउबल होते हैं यानी कि 50,000 रुपए तक की आप डिडक्शन अपने रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। अब यदि आपके द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के कोई खर्चे किए जाते हैं तो 5,000 रुपए तक के खर्चे की डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये 5,000 रुपए तक की जो डिडक्शन है वो आपकी 25,000 रुपए या जो 50,000 रुपए की जो लिमिट है उसमें इंक्लूड होंगे। अब आपके द्वारा जो मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में ये जो खर्चे किए जाते हैं इनकी आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने कैश के अलावा किसी अदर मोड में पेमेंट किया हो। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके केस में अगर आपने कैश में पेमेंट किया हो तो भी वो खर्चा आपको अलाउबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80DD ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। तो अब मान लो किसी इंडिविजुअल जो है उस पे कोई पर्सन है जो कि डिपेंडेंट है और इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किसी डिपेंडेंट जो पर्सन है उसके मेडिकल के ट्रीटमेंट के संबंध में कोई खर्चे किए जाते हैं तो उस केस में वो मैक्सिमम 75,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80DD में क्लेम कर सकता है। लेकिन जो डिपेंडेंट पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी अगर 80% या उससे ज्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर 1,25,000 रुपए तक की डिडक्शन आप पर फाइनेंशियल ईयर अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब इन खर्चों की डिडक्शन आप तभी ले सकते हैं जब रिटर्न फाइल करते समय आपके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो सर्टिफिकेट आपने रिटर्न फाइल करते समय सबमिट किया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 80DD ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस। अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है या उस पर कोई डिपेंडेंट पर्सन है उनको कोई स्पेसिफाइड इलनेस है यानी कि कोई स्पेसिफाइड क्रिटिकल अलाइनमेंट हो जाती है तो उस केस में वो मैक्सिमम 40,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80DD में क्लेम कर सकते हैं यदि उनकी एज 60 साल से कम है। अब मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है उनके संबंध में अगर कोई मेडिकल के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो वो मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन सेक्शन 80DD में क्लेम कर सकते हैं। अब आपके द्वारा जो ये खर्चे किए जाते हैं इसके संबंध में आपको जो डिडक्शन है वो तभी अलाउ होगी जब आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है तो उस रिटर्न में आपको जो स्पेसिफाइड डिसीज है उसका जो प्रूफ होता है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 24B। तो सेक्शन 24B जो होता है वो आपकी डील करता है इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। अब मान लो यदि आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसके संबंध में आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन के संबंध में जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन होता है उसकी आप मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपए तक की मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है यानी कि कितना भी इंटरेस्ट हो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 24B में अलाउड होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 80TTA एंड 80TTB। अंडर सेक्शन 80TTA इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ अप टू ₹10,000 ऑन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेविंग बैंक। तो आजकल सभी का सेविंग बैंक जो है उसमें अकाउंट होता है तो आप कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से कम है और उसको सेविंग बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो उस केस में 10,000 रुपए तक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो सेक्शन 80TTA में एग्जेम्प्ट है। और यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है तो अगर उनको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता है या फिर उन्होंने कोई एफडी या आरडी करा रखी है और उससे कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो ऐसे केस में वो 50,000 रुपए तक की डिडक्शन 80TTB में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80E डिडक्शन ऑन एजुकेशन लोन। अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके द्वारा हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है चाहे वो खुद के लिए लिया हो, स्पाउस के लिए लिया हो या चिल्ड्रन के लिए लिया हो तो उस केस में जो लोन के अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो सेक्शन 80E जो है उसमें एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एजुकेशन लोन के संबंध में इंटरेस्ट की जो डिडक्शंस मिलती है वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही अलाउड है यानी कि अगर कोई एचयूएफ है या एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर है तो उस केस में ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। और आपके द्वारा जो ये एजुकेशन लोन लिया जाता है इसके संबंध में जो इंटरेस्ट है उसकी आप मैक्सिमम 8 साल तक की डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 80E जो है उसमें आपको डिडक्शन तभी अलाउड होगी जब आपके द्वारा ये जो एजुकेशन लोन है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
या फिर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। यदि आप किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से अगर एजुकेशन के लिए कोई लोन लेते हैं तो उसके संबंध में इंटरेस्ट पोर्शन की आपको कोई भी डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 80GG टैक्स डिडक्शन फॉर रेंट पेड। सेक्शन 80GG प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन रिलेटेड टू हाउस रेंट पेड बाय इंडिविजुअल हु डू नॉट रिसीव एचआरए एज ए पार्ट ऑफ देयर सैलरी। तो कई बार क्या होता है कि काफी पर्सन जो है वो जॉब करते हैं और उनको होम टाउन के बाहर रह के जॉब करनी पड़ती है, तो उस केस में उनको किराए का मकान भी लेना पड़ता है। तो अब कई सारी कंपनी होती है जो कि अपने एम्प्लॉय जो है उनको एचआरए भी प्रोवाइड करती है एज ए पार्ट ऑफ सैलरी, और कई सारी कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉय को एचआरए प्रोवाइड नहीं करती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके द्वारा कोई रेंट पे किया जाता है तो आप सेक्शन 80GG जो है उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपके सेक्शन 80GG में जो डिडक्शन है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो इन तीनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट है 5,000 रुपए पर मंथ और 60,000 रुपए पर ईयर। सेकेंड है कि आपके द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो रेंट पे किया जाता है उसमें से आपको माइनस करना है आपकी टोटल एडजस्टेड इनकम का 10%, और थर्ड आपकी जो टोटल एडजस्टेड इनकम है उसका 25%। अब इन तीनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप 80GG जो है उसमें क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80U सेल्फ डिसेबिलिटी। तो अब यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है और वो डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% है, तो उस केस में वो 75,000 रुपए तक की डिडक्शन सेक्शन 80U जो है उसमें क्लेम कर सकता है। और अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है उसको सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% या उससे ज्यादा है, तो उस केस में फिर वो 1,25,000 रुपए तक की डिडक्शन सेक्शन 80U में क्लेम कर सकता है। एंड लास्ट है सेक्शन 80G डोनेशन। डोनेशन मेड टू स्पेसिफाइड फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो अब जैसा कि हमको पता है कि इंडिया में कई सारी ऐसी एंटिटीज है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, सोसाइटी है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनेशन के थ्रू ही रन किए जाते हैं। तो उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कि 50% की डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 100% की डिडक्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द रिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन है। अब सेक्शन 80G जो है उसमें कोई भी पर्सन डोनेशन कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एनआरआई हो, इंडिविजुअल हो या कोई भी पर्सन हो। अब यदि आपके द्वारा 80G में जो डोनेशन दिया जाता है अगर वो कैश में दिया जाता है तो वो 2,000 रुपए तक ही अलाउड है। यानी कि अगर आप 2,000 रुपए से ज्यादा का कोई डोनेशन जो कि कैश में देते हैं तो फिर वो आपके लिए अलाउड नहीं होगा, यानी कि उसकी आप सेक्शन 80G में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।